रक्त की संरचना, रक्त की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड, स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड, ये है रक्त की संरचना है। तो रक्त की जो संरचना है इसमें रक्त, देखिए रक्त जो मीसोडर्म होता है, मीसोडर्म से उत्पत्ति इसकी होती है। ठीक, देखिए मतलब ये होता है कि जैसे अंडाणु हो प्लस शुक्राणु हो, ये दोनों मिलते हैं तो पहले बनता है जायगोट, और जायगोट से बनता है मारुला, मारुला से ब्लास्टुला, ब्लास्टुला से गैस्टुला, गैस्टुला जो होता है ये भ्रूण होता है। इसमें 3 परतें होती है, इसके भीतरी परत इंडोडर्म और बीच वाली मीसोडर्म और बाहर वाली एक्टोडर्म कहलाती है। ठीक, तो देखिए ये 3 डर्म होते हैं, इंडोडर्म, मीसोडर्म और एक्टोडर्म, 3 डर्म होते हैं। ठीक, शरीर के जितने भी अंग होते हैं इन्हीं तीनों डर्मों से ही बने होते हैं। शरीर के कुछ अंग इंडोडर्म से, कुछ मीसोडर्म से, कुछ एक्टोडर्म से बनते हैं। तो जो रक्त होता है वो मीसोडर्म से बनता है, इसीलिए रक्त की उत्पत्ति मीसोडर्म से मानी जाती है। रक्त की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? मीसोडर्म। तो ये होता है अंडाणु शुक्राणु के मिलने से जायगोट, जायगोट से मारुला, मारुला से ब्लास्टुला, ब्लास्टुला से गैस्टुला, गैस्टुला में 3 परतें होती हैं। इन 3 परतों में से मीसोडर्म जो होता है उससे जाकर के रक्त की उत्पत्ति होती है, इसीलिए रक्त को मीसोडर्मल इन ओरिजिन कहा जाता है। रक्त को मीसोडर्मल इन ओरिजिन मतलब रक्त की उत्पत्ति जो होती है मीसोडर्म से होती है। इसके बाद में रक्त का जो पीएच होता है लगभग 7.2, मतलब हल्का क्षारीय होता है। रक्त जो होता है वो विस्कस होता है, इसका गाढ़ापन गाढ़ा तरल होता है। ठीक, और ये जो है कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, और रक्त जो है हल्का क्षारीय होता है। अब रक्त रक्त के 2 भाग होते हैं, रक्त के 2 अवयव होते हैं। रक्त को अगर एक कीप लिया जाए और कीप में एक फिल्टर पेपर लगा दिया जाए और उसके नीचे जो है एक बर्तन रखा जाए और उसमें जो ब्लड कीप में डाला जाए तो जो छन करके नीचे पार्ट चला जाएगा नीचे, वो कहा जाएगा ब्लड प्लाज्मा, मतलब रुधिर प्लाज्मा। और जो कीप में ऊपर रह जाएगा वो क्या रह जाएगा, उनको कहेंगे ब्लड कार्पसल्स यानी रुधिर कणिकाएं। तो रक्त के 2 भाग होते हैं। ठीक, जैसे 100 ग्राम हमने रक्त डाला तो उसमें से 60 ग्राम नीचे चला गया वो रुधिर प्लाज्मा, और जो 40 ग्राम ऊपर रह गया उसको कहेंगे रुधिर कणिकाएं यानी ब्लड कार्पसल्स। तो रक्त में 60% प्लाज्मा होता है और रक्त में 40% कार्पसल्स होती है, रुधिर कणिकाएं होती हैं। ठीक, अब जो कणिकाएं हैं, रक्त में जो कणिकाएं होती हैं वो 3 प्रकार की होती है। रक्त में कणिकाएं जो होती है वो ब्लड कार्पसल्स मैंने कणिकाएं ये कोशिका ही होती है और इनको कार्पसल्स या कणिकाएं कहा जाता है। ठीक, तो रक्त में कणिकाएं 3 प्रकार की होती है। एक को कहते हैं लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं, और दूसरी कहलाती मतलब इनको अंग्रेजी में कहते हैं रेड ब्लड कार्पसल्स, रेड ब्लड कार्पसल्स, और इनको जो है शॉर्ट में कहते हैं आरबीसीज, और इनका एक दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट। तो ब्लड आरबीसी को इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। दूसरी जो कणिकाएं होती हैं रक्त में वो कहलाती हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं इनको कहा जाता है व्हाइट ब्लड कार्पसल्स, या इनको शॉर्ट में कहते हैं डब्ल्यूबीसीज, या इनका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट इनको कहा जाता है, ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से श्वेत रुधिर कणिकाएं जो है इनको डब्ल्यूबीसीज या ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। तीसरी जो रक्त में कणिकाएं होती हैं इनको कहते हैं प्लेटलेट्स। क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स कहते हैं, प्लेटलेट्स, या इनको थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट्स, या इनका दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट भी इनको कहा जाता है। तो इस प्रकार से रक्त में 3 प्रकार की कणिकाएं होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब इनमें सबसे पहले हम जो होती हैं 1 मिलीलीटर रक्त में, आरबीसी जो है 1 मिलीलीटर रक्त में 45 से 55 लाख होती हैं, 45 से 55 लाख होती हैं लैक्स 1 मिलीलीटर रक्त में 45 से 55 लाख होती है। देखिए महिलाओं में, स्त्रियों में लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या
कम होती है, तो लगभग 45 लाख के आसपास होती है 1 मिलीलीटर, लेकिन पुरुषों में ज्यादा होती है, लगभग 55 लाख प्रति लीटर। तो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में आरबीसी की संख्या प्रति मिलीलीटर कम होती है। और ये आरबीसी जो होती हैं, आरबीसी जो है इनका आकार जो है द्विअवतल होता है, इनका आकार द्विअवतल होता है, जैसे बालूशाही है, ठीक, वो इधर से भी दबी होती है, उधर से भी दबी होती है, इसी आकार की ये आरबीसी होती है, ये दोनों तरफ से दबी होती है, यानी द्विअवतल होती है, द्विअवतल बाई-कॉनकेव। तो जो आरबीसी होती है दोनों तरफ से दबी होती है, द्विअवतल होती है, और इनके जो आरबीसी है इनका जो व्यास होता है ये 2 माइक्रोन, और इनका जो ये डायामीटर होता है 7.2 माइक्रोन होता है, 7.2 माइक्रोन होता है आरबीसी का जो ये होता है। आरबीसी जो होती है ये एक दूसरे के ऊपर इकट्ठा होकर के ढेर बना सकती हैं, और आरबीसी एक के ऊपर एक इकट्ठा होकर के ढेर भी बना सकती है, जिसे राउलेक्स कहते हैं, इसे राउलेक्स फॉर्मेशन कहते हैं। और आरबीसी को एक महीन कैपिलरी में, अगर रक्त को एक महीन कैपिलरी में डाल दिया जाए तो कैपिलरी में जब रक्त जाता है तो उसमें आरबीसी कैपिलरी में नीचे बैठने लगती हैं और बैठ जाती हैं, इसको कहते हैं इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन जो मेडिकल साइंस में इसको ईएसआर भी कहते हैं, ईएसआर इसको डॉक्टर लोग चेक करने के लिए कहते हैं कि ईएसआर चेक कराओ। तो ये जब ब्लड जो है उसमें डाला जाता है कैपिलरी में, और उसमें जो ब्लड की जो आरबीसी होती है जो कैपिलरी में नीचे की ओर क्या करती है, बैठने लगती है, तो उनके बैठने की जो रफ्तार होती है उसको कहते हैं इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। तो ये आरबीसी होती है। आरबीसी के अंदर जो है हीमोग्लोबिन पाया जाता है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो लाल रंग का होता है। हीमोग्लोबिन 2 चीजों से बनाता है, हीम और ग्लोबिन। हीम जो है अकार्बनिक भाग है और ग्लोबिन एक प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन में जो है टेट्रापायरोल रिंग होती है, और उसमें 2 अल्फा चेन, अमीनो अम्ल की 2 अल्फा चेन होती है और 2 बीटा चेन होती है। तो हीमोग्लोबिन जो है इसमें 2 चीजें होती है, एक अकार्बनिक भाग हीम और कार्बनिक भाग ग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन जो है वो लाल रंग का होता है, हीमोग्लोबिन लाल रंग का होता है। एक हीमोग्लोबिन का अणु अपने साथ 4 ऑक्सीजन के अणुओं को जोड़ सकता है, और हीमोग्लोबिन का एक अणु अपने साथ 4 ऑक्सीजन के अणुओं को जोड़ सकता है। हीमोग्लोबिन लाल रुधिर कणिका के अंदर बनता है। जब लाल रुधिर कणिकाएं अस्थिमज्जा में बनती है, हड्डी अंदर से खोखली होती है, हड्डी जो है अंदर से खोखली होती है और इसको अस्थिमज्जा कहते हैं। इसमें जो रेड बोन मैरो होता है, रेड बोन मैरो, तो लाल अस्थिमज्जा में, रेड बोन मैरो में जो है लाल रुधिर कणिकाएं बनती है, और लाल रुधिर कणिकाएं बनती जब है तो उनके अंदर केंद्रक होता है, लेकिन जब बाद में जब लाल रुधिर कणिकाएं बनती उस समय अपरिपक्व होती, इनमेच्योर होती। जब इनमेच्योर होती तब इन लाल रुधिर कणिकाओं में वो केंद्रक होता है, माने न्यूक्लियस होता है। लेकिन बाद में जो लाल रुधिर कणिकाएं होती जब मैच्योर हो जाती, परिपक्व हो जाती, तो इनका केंद्रक जो है वो नष्ट हो जाता है और केंद्रक की जगह पर हीमोग्लोबिन बन जाता है। ठीक, तो आरबीसी का केंद्रक नष्ट हो जाता है, उसके स्थान पर हीमोग्लोबिन बन जाता है। और जो है जो आरबीसी होती है इनका जीवन काल, मनुष्य की आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, खरगोश की आरबीसी का जीवन काल जो होता है वो 127 दिन होता है, मेढक की आरबीसी का जीवन काल 80 दिन होता है। तो ये आरबीसी जो होती है इनको रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स कहते हैं। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन का एक अणु 4 ऑक्सीजन के अणुओं को पकड़ लेता है और उसको जहां ले जिस अंग में जाता है रक्त, उस अंग में हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन भी पहुंच जाती है। उस अंग की कोशिका हीमोग्लोबिन से एक अणु छीन लेती है, 3 अणु उस हीमोग्लोबिन से जुड़े रहते हैं। फिर जब रक्त वापस आता है फेफड़ों में तो फिर से एक ऑक्सीजन का अणु उसमें फिर जुड़ जाता है, और फिर रक्त जो दूसरे अंग के पास, दूसरी कोशिका के पास जाता है, वहां फिर वो कोशिका जो है ऑक्सीजन ले लेती है एक अणु, और 3 अणु जुड़े रहते हैं, एक अणु छूट जाता है। ठीक, इस तरीके से हीमोग्लोबिन का जो होता है वो ऑक्सीजन का परिवहन करने का काम करता है। इस तरीके से लाल रुधिर कणिका के बारे में हमने बताया। ठीक, ये संक्षेप में जो है बताया गया। अब इसके बाद में आरबीसी के बाद में हम जो है डब्ल्यूबीसी के बारे में बताएंगे। ठीक, तो ये आरबीसी के बारे में इतना है, मतलब इतना बता रहे हैं फिलहाल। जो है रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, तो श्वेत रुधिर कणिकाएं जो है इनको कहा जाता है व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स।
तो ये जो श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं इनको कहा जाता है व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। इनके ये दो प्रकार की होती हैं। श्वेत रुधिर कणिकाएं जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं। एक को कहते हैं कणिकामय श्वेत रुधिर कणिकाएं, कणिकामय श्वेत रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, कणिकाएं, और इनको कहते हैं ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट। और दूसरी होती अकणिकामय श्वेत रुधिर कणिकाएं, अकणिकामय श्वेत, अकणिकामय श्वेत रुधिर कणिकाएं, अकणिकामय श्वेत रुधिर कणिकाएं, इनको कहा जाता है एग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट होती हैं। तो एग्रेनुलोसाइट, ठीक। ग्रेनुलोसाइट मींस ग्रेन्यूल, ग्रेन्यूल मींस कण। जिन WBCs के अंदर साइट बने कोशिका, तो जिन कोशिकाओं के अंदर, जिन WBC के अंदर कण पाए जाते हैं उन्हें कणिकामय श्वेत रुधिर कणिकाएं कहते हैं। और ए माने नहीं, ग्रेन्यूल माने कण और साइट माने कोशिका। ऐसी WBC, ऐसी कोशिका जिनके अंदर कण ना हो, ए माने नहीं, ग्रेन्यूल माने कण, साइट माने कोशिका। जिन कोशिकाओं के अंदर, जिन WBCs के अंदर कण ना हो उन्हें एग्रेनुलोसाइट कहा जाता है, ठीक। इसके बाद में जो कणिकामय श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं ये 3 प्रकार की होती हैं, ये पुनः 3 टाइप की होती हैं। कणिका, जो कणिकामय श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं 3 प्रकार की होती है। एक को कहते हैं बेसोफिल, एक को कहते हैं एसिडोफिल, और तीसरे को कहते हैं न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल। ये 3 प्रकार की जो है कणिकामय श्वेत रुधिर कणिकाएं होती है। और ये जो अकणिकामय श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं ये जो है 2 प्रकार की हैं। एक लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट, और दूसरी होती है मोनोसाइट, मोनोसाइट। तो बेसोफिल, एसिडोफिल, न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, टोटली 5 प्रकार की श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं। टोटली 5 प्रकार की श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं। अब इनमें सबसे पहले किसके बारे में? सबसे पहले बेसोफिल के बारे में। ये केवल 0.5% जो है लगभग जो है 0.5% होती है, लगभग रक्त में 0.5% होती है। एसिडोफिल जो होती है ये 1 से 3% होती है उसमें रक्त में, 1 से 3% जो है ये श्वेत रुधिर कणिकाएं होती है। न्यूट्रोफिल जो होती है 66.66 मतलब 66.66% न्यूट्रोफिल प्रेजेंट होती हैं, ठीक, उपस्थित होती हैं। इनमें जो है बेसोफिल, बेसोफिल को एक बेसिक डाई होती है जिसे मिथिलीन ब्लू कहते हैं, मिथिलीन ब्लू। इनको बेसिक डाई मिथिलीन ब्लू से रंगा जाता है, इसीलिए इनको बेसोफिल कहा जाता है। ये बेसिक डाई जो होती है, बेसिक माने क्षारीय, क्षारीय कलर होता है, डाई माने कलर, उसको मिथिलीन ब्लू कहते हैं। उसके द्वारा बेसोफिल को रंगा जाता है ताकि स्पष्ट दिखाई पड़े। इनकी जब स्लाइड बनाई जाए, ब्लड की स्लाइड बनाई जाए तो उसमें ये स्पष्ट दिखाई पड़े। अगर इनको कलर नहीं करेंगे तो वो स्लाइड के अंदर स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ेंगे, क्लियर दिखाई नहीं पड़ेंगे, इसलिए इनको कलर करना पड़ता है। और ये जो बेसोफिल होती है ये मिथिलीन ब्लू का कलर एक्सेप्ट करती है, स्वीकार करती है, इसीलिए इनको बेसोफिल कहा जाता है, ठीक। इसके बाद में जो एसिडोफिल्स होती हैं, एसिडोफिल को इओसिनोफिल भी कहा जाता है। इनका एक दूसरा नाम है इओसिनोफिल। एसिडोफिल को इओसिनोफिल भी कहा जाता है, जिसके अंदर एसिडोफिल या इओसिनोफिल की संख्या बढ़ जाती है, नॉर्मल से ज्यादा हो जाती है, उनको इसनोफिलिया नामक बीमारी हो जाती है। इओसिनोफिल की संख्या जब बढ़ जाती है तो इसनोफिलिया नाम की बीमारी हो जाती है। तो एसिडोफिल जो होती है इनको एक डाई होती है जिसे कहते हैं इवोसिन नाम की एक डाई होती है, कलर होता है जो एसिडिक कलर होता है, एसिडिक डाई होती है जिसके द्वारा एसिडोफिल को रंगा जाता है, इसीलिए इनको एसिडोफिल्स या इवोसिनोफिल कहा जाता है। इवोसिन नामक एसिडिक डाई के द्वारा इनको रंगा जाता है, कलर किया जाता है, इसीलिए इनको एसिडोफिल कहा जाता है। और जो न्यूट्रोफिल होती है ये किसी भी कलर को, किसी भी डाई के कलर को एक्सेप्ट नहीं करती है, माने इनको रंगा नहीं जा सकता है, इसीलिए इनको न्यूट्रोफिल कहा जाता है। इनको रंगने के लिए कोई डाई नहीं होती है।
किसी भी डाई का कलर स्वीकार नहीं करती, ये कलरलेस रहती हैं। और उसके बाद में बेसोफिल जो होती है, इनके अंदर बेसोफिल जो होती है, इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर एक जो है घोड़े के नाल के आकार का हॉर्स शू शेप न्यूक्लियस होता है। घोड़े के नाल के आकार का इनके अंदर केंद्रक होता है। इसे घोड़े को जब चलता है तो उसके टापू में एक लोहे का छल्ला लगा दिया जाता है ताकि उसका पैर रोड पर कटने ना पाए, इसलिए वो नाल जो है छल्ला लगा देता है। उसी आकार की जो है बेसोफिल का न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है। और इसके अंदर कणिकाएं होती हैं, इसीलिए इनको कणिका में श्वेतरुधिर कणिकाएं कहते हैं। इनके अंदर कणिकाएं पाई जाती हैं। दूसरी होती है एसिडोफिल। एसिडोफिल के अंदर जो है जो न्यूक्लियस होता है वो जो इवोसिनोफिल है, एसिडोफिल है, इनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो द्विपिंडकीय होता है, द्विपिंडकीय केंद्रक होता है। और इसके अंदर भी कणिकाएं पाई जाती है, इसलिए इनको कणिका में श्वेतरुधिर कणिकाएं कहा जा सकता है, क्योंकि इनके अंदर भी कण पाए जाते हैं। और इसका केंद्रक जो होता है वो द्विपिंडकीय होता है। जबकि ये जो न्यूट्रोफिल है, इनके अंदर जो केंद्रक होता है न्यूट्रोफिल के अंदर जो केंद्रक होता है बहुपिंडकीय होता है। इसके अंदर जो केंद्रक है ये बहुपिंडकीय केंद्रक है और इसमें भी कण पाए जाते हैं, इसीलिए इसको भी कणिका में श्वेतरुधिर कणिका कहते हैं। बेसोफिल का कार्य अभी जो है ज्ञात है, और लेकिन एसिडोफिल एलर्जी के प्रति उत्तरदायी होती है, और न्यूट्रोफिल रोगाणुओं का भक्षण करती है। न्यूट्रोफिल क्या करती है? रोगाणुओं का भक्षण करती है। और इनमें जो लिम्फोसाइट है ये 3% होती है, नहीं, लिम्फोसाइट 27% होती है, लिम्फोसाइट 27% होती है, जबकि मोनोसाइट केवल 3% होती है। लिम्फोसाइट के अंदर किडनी के आकार का, सेम के बीज के आकार का या किडनी के आकार का केंद्रक होता है, जबकि मोनोसाइट के अंदर बहुत बड़ा केंद्रक होता है, और ये जितना बड़ी कोशिका होती है उतने बड़ा लगभग केंद्रक होता है। तो लिम्फोसाइट में किडनी के आकार का केंद्रक होता है, और मोनोसाइट में एक बहुत बड़ा केंद्रक होता है। और लेकिन लिम्फोसाइट और मोनोसाइट दोनों में ये जो कण होते हैं, कण नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए इनको अकणिका में श्वेतरुधिर कणिकाएं कहते हैं। लिम्फोसाइट जो होती है वो एंटीबॉडी बनाने का काम करती है, और जबकि मोनोसाइट जो होती है स्वयं रोगाणुओं को उठाकर उसको भक्षण कर जाती है, उसको खा जाती है, निगल जाती है। मोनोसाइट रोगाणु को उठा करके उसको पकड़ करके उसको निगल जाती है, जबकि लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाती है और एंटीबॉडी जाकर के रोगाणुओं को मार देती है। तो लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी बनती है। ठीक, तो ये काम हो गया इनका, लिम्फोसाइट का। इस प्रकार से हमने श्वेतरुधिर कणिकाओं के बारे में बताया। ठीक, तो श्वेतरुधिर, बस इसके साथ में जो है कणिकाओं के, रुधिर कणिकाओं के बारे में थोड़ा बहुत हो चुका है। इसके बाद में हम रुधिर प्लाज्मा के बारे में बताएंगे। रक्त में जो है 40% रुधिर कणिकाएं होती है और 60% जो है रक्त में प्लाज्मा होता है, जिसे रुधिर प्लाज्मा कहते हैं, रुधिर प्लाज्मा कहा जाता है, रुधिर प्लाज्मा, या इसको अंग्रेजी में कहते हैं ब्लड प्लाज्मा। तो उस ब्लड प्लाज्मा में कई चीजें होती हैं, उनमें जो है प्रोटीन जो होती है, प्रोटीन जो है वो 8% होती है, और जल सबसे ज्यादा इसमें वाटर या जल होता है, वो लगभग 90% होता है, प्रोटीन 8% होती है। और इसमें खनिज लवण जो होते हैं, मिनरल्स, खनिज लवण या मिनरल्स जो होते हैं वो ब्लड प्लाज्मा में 0.9% होते हैं, और ग्लूकोज जो होता है केवल 0.1% होता है। और अन्य पदार्थ जो होते हैं वो लगभग जो है 1% होते हैं। इस प्रकार टोटल 100% बनता है। तो ब्लड में जो रुधिर प्लाज्मा है इसमें जल जो है 90%, प्रोटीन 8%, खनिज लवण 0.9%, ग्लूकोज 0.1% और अन्य पदार्थ 1%, टोटल 100% बनता है। ठीक, तो इस तरीके से जो ब्लड प्लाज्मा का कंपोजिशन होता है, संरचना होती है। कई मिनट कर चुका, देख लीजिए करो।